welcome to all of you once again my channel which is named Focus to Education with प्रियंवदा। तो अपने पिछले वीडियो में हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीए पार्ट 1 का जो फर्स्ट पेपर है जिससे इस शिक्षा शास्त्र विषय से जो भी छात्र है छात्राएं स्नातक या परिस्नातक कर रहे हैं, तो बीए पार्ट 1 का जो फर्स्ट पेपर है शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, उसकी 4th यूनिट तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम 5वीं यूनिट पे चर्चा करेंगे, जिस पे भी मैंने उसका अर्थ, प्रकार, परिभाषा, 5वीं यूनिट हमारी क्या है शैक्षिक नियोजन, उसकी अर्थ, परिभाषा, उसका महत्व क्या है शिक्षा क्षेत्र में, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नियोजन कितने हमारे सिलेबस में कितने प्रकार के दिए हैं। तो पहला है जो हमारा है मानव शक्ति नियोजन है, फिर संस्थागत नियोजन, तीसरा है सूक्ष्म नियोजन। तो आज हम चर्चा करेंगे मानव शक्ति नियोजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शक्ति नियोजन यानी मैन पावर प्लानिंग। किसी राष्ट्र के विकास में 3 संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन तथा मानव संसाधन। यानी क्या कहा जा रहा है, हम किसी राष्ट्र के यानी कोई भी राष्ट्र हो, वर्ल्ड का हम सार्वभौमिक यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो कोई भी राज्य हो, किसी भी राष्ट्र के विकास में कोई भी राष्ट्र का है अगर उसका विकास करना है तो 3 संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारा पहला क्या है, पहला हमारा प्राकृतिक संसाधन हो गया, जो प्राकृतिक हमें नेचर ने दिया है। जैसे हमने कोयले की खदान से कोयला निकाला, उसका यूज हम मालगाड़ी में कर रहे हैं जिससे वो चले, इस प्रकार से। फिर भौतिक संसाधन जो भौतिक जगत में विद्यमान है। फिर है मानव संसाधन। मानव संसाधन यानी मनुष्य अपने आप को शिक्षा से ग्रहण करके उसका सर्वांगीण विकास करके, चाहे विद्यालय के द्वारा, चाहे औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा, हम करस्पॉन्डिंग के द्वारा उसको हम एक सफल मानव शक्ति के रूप में, मानव संसाधन के रूप में उसका निर्माण करें, सर्वांगीण विकास हो सके, जिससे वो हमारे राष्ट्र, देश, समाज एवं विश्व की प्रगति में सहायक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्रियों ने मनुष्य को एक पूंजी माना है। अर्थशास्त्री क्या नाम, मनुष्य एक पूंजी है जिस पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम शिक्षा देते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उसको कोई स्किल कौशल सिखाते हैं, तो हमें एक कुशल मानव संसाधन के रूप में प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने मनुष्य को एक पूंजी माना है। फिर उनके अनुसार किसी राष्ट्र में जितनी अधिक योग्य, कार्य कुशल, तकनीकी ज्ञान संपन्न मानव शक्ति होगी, वह राष्ट्र उतनी ही अधिक तरक्की और आर्थिक दृष्टि से उन्नत होगा। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है, किसी भी राष्ट्र में जितनी अधिक योग्य यानी जितने से ज़्यादा योग्य पढ़े लिखे लोग होंगे, शिक्षा के क्षेत्र से जो जिनका लेना देना है, तो वे लोग, या फिर जो व्यापार कर रहे हैं वो भी, अगर हम तरक्की करेंगे, वो आर्थिक दृष्टि से उन्नत होगा। अगर वो ज्ञान संपन्न मानव शक्ति होगी, उसके पास ऐसी मानव शक्ति जो ज्ञान से संपन्न हो, राष्ट्र उतनी ही अधिक तरक्की आर्थिक दृष्टि से उन्नत होगा। फिर क्या है, वस्तुतः प्रौद्योगिकी एवं नूतन ज्ञान से संपन्न। प्रौद्योगिकी मतलब यानी हमारा क्या कहना है, प्रौद्योगिकी क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी, जिसको हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तकनीक भी बोलते हैं, तकनीकी। तो कहा जा रहा है वस्तुतः प्रौद्योगिकी एवं नूतन ज्ञान से संपन्न मानव शक्ति जिस कार्य को करती है, प्रौद्योगिकी एवं नूतन ज्ञान से संपन्न जो मानव शक्ति, जिसको टेक्नोलॉजी की भी जानकारी है, साइंस की भी जानकारी है, वो भली प्रकार से शिक्षित है, उसके व्यवहार में हम परिवर्तन देख रहे हैं, उसकी क्रियाओं में हम परिवर्तन, समाज के साथ कैसे सामंजस्य वो बैठाता है, या छात्र है तो टीचर के साथ उसका कैसा सामंजस्य है, इस प्रकार हम इसको सरल तरीके से उदाहरण पे समझ सकते हैं। फिर है कारखानों, जिस कार्य को करती है वो मानव शक्ति जो इससे मतलब कि ज्ञान से संपन्न होती है, एक तकनीकी के ज्ञान से, एक नूतन ज्ञान से, मानव शक्ति जिस कार्य को करती है उसमें कम श्रम अधिक लाभ की संभावनाएं होती हैं। तो उसमें क्या होता है, श्रम हमारा कम रहता है। जैसे हम IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमने बीटेक किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो हमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, हमको साइंस का ज्ञान है, तो हमको वहाँ क्या करना है, कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है, डाटा तैयार करना है, डाटा की रिपोर्ट बनानी है, उसको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार वो कम समय में, कम मेहनत में अधिक लाभ होता है।
तो फिर आगे देखते हैं, कारखानों में श्रमिक कार्य करते हैं। जो कारखाने होते हैं उसमें कौन श्रमिक कार्य करते हैं? जो प्रायः हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि कुछ लोग मतलब माता पिता अगर शिक्षित नहीं है तो बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण का महत्व नहीं जान रहे, उनके बच्चे शिक्षा नहीं हासिल कर पा रहे, बचपन से ही उनको व्यापार में या किसी काम में लगा दिया जाता है। तो जो कारखाने में, तो इसी प्रकार श्रमिक होते हैं जो कारखानों में कार्य करते हैं। यदि श्रमिक शिक्षित और कार्यकुशल हैं तो उत्पादन बढ़ेगा। यानी कारखाने में जो कार्य कर रहे हैं श्रमिक, अगर वो कुशल हैं, शिक्षित हैं, कार्यकुशल हैं, उनके पास उस कार्य करने का कौशल है, तो उत्पादन जो भी हम प्रोडक्ट, जो भी कपड़े बना रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारा कारखाना है, सूती कारखाना कपड़े का, तो उस प्रकार से उसमें जो श्रमिक हैं तो उसमें उत्पादन बढ़ेगा। अगर वो कार्य दक्ष, स्किल उनको आती है, वो शिक्षित हैं, तो उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। फिर है शिक्षित किसान कृषि कार्य में वैज्ञानिक शोध का सहारा लेना। अगर किसान शिक्षित हैं तो वो अपने किसान क्या करता है? किसान काम क्या है? खेती करना, खेती से अन्न उपजाना, जो मंडियों में जाता है भारत सरकार, फिर उन्हें राशन वितरण करती है हर माह, तो उसको हम देख सकते हैं। तो किसान कृषि कार्य में वैज्ञानिक शोध का सहारा लेना, अनुपात में बीज एवं खाद डालेगा। अनुपात में जब उसको शिक्षित होगा तो जो बीज है और खाद है, हमें प्रायः जो किसान होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है वो खाद को या फिर बीज को किसी भी मतलब मात्रा में डाल देते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता। अगर वो शिक्षित हैं भली प्रकार, जैसे कि भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी तरफ से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किसानों को जानकारी प्रदान की जा रही, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना तक सरकार ने बनाया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस डालेगा वह खेती में, अगर वो शिक्षित होगा तो तकनीकी वैज्ञानिक शोधों का सहारा लेगा कि क्या शोध हुए हैं, किस नए बीज से सब फसल अच्छी होती है, ऑर्गेनिक फसल अच्छी होती है, ऑर्गेनिक, तो उस प्रकार। फिर खेती में लाभदायक उपकरणों का प्रयोग करेगा, जैसे ड्रोन आ गया जो हमारी पूरी खेती को देखता है कि कहाँ क्या है, या ड्रोन से हम बीज गिरा रहे हैं तो उससे फ़ायदा होगा हमें, पूरे खेत में कम समय में हमारा काम अच्छा हो जाएगा, तो उपयोग करेगा। फिर इससे पैदावार अच्छी होगी, श्रम और समय की बचत होगी। इससे क्या होगा? जब वो हम अच्छे से बीज अच्छी मात्रा में डालेंगे, खाद अच्छी मात्रा में, उपकरणों का प्रयोग करेंगे तो कम समय की बचत होगी और पैदावार अच्छी होगी, श्रम और समय की बचत होगी, भूमि का उपजाऊपन नष्ट नहीं होगा। यानी जो भूमि का अगर हमें ज्ञान नहीं होता है, कोई किसान है शिक्षित है तो उसे बीज या खाद कितने मात्रा में डालना, उसने अधिक मात्रा में डाल दिया, मान लीजिए यूरिया हुआ, अधिक मात्रा में डाल दिया, तो उससे क्या होगा? हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी, फिर वो उपजाऊपन उसका नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमारा किसान शिक्षित है, कार्यकुशल है, तो वो भूमि का उपजाऊपन नष्ट नहीं होगा। फिर इस दृष्टि से मानव शक्ति को शिक्षित करना यानी पूंजी निवेश करना है। इस दृष्टि से अगर हम देखें, अगर हम उसको शिक्षित कर रहे हैं तो पूंजी निवेश करना है, यानी किसी पूंजी में निवेश, मतलब हम मानव को एक पूंजी के रूप में देख रहे हैं, उसमें हम निवेश कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसको शिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो उत्पादन बढ़ेगा तो देश की तो काम आएगा वो, और उसको हम दूसरे देश में निर्यात भी कर सकते हैं, जिससे हमारे देश की GDP में ग्रोथ होगा, इकनॉमी में ग्रोथ होगा और हमें लाभ होगा। फिर इसी दृष्टिकोण ने मानव शक्ति नियोजन की संकल्पना को जन्म दिया। मतलब जो दृष्टिकोण है तो यही एक दृष्टिकोण है कि मानव शक्ति नियोजन, यानी जो मानव शक्ति है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग है, हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो पुरुष चाहे महिला हो, अगर हम उनको शिक्षित करते हैं, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी स्थान से संबंध रखते हों, अगर हम उनको शिक्षित करते हैं तो मानव शक्ति नियोजन की संकल्पना को हम जन्म देते हैं। फिर सामान्यतः मानव शक्ति नियोजन से आशय ऐसी व्यवस्था बनाने से है कि देश की संपूर्ण जनसंख्या इस प्रकार के ज्ञान, क्या कहा जा रहा है, सामान्यतः जो मानव शक्ति नियोजन है उससे आशय क्या है, ऐसी व्यवस्था बनाने से है कि देश की संपूर्ण जनसंख्या इस प्रकार के ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी एवं अभिनव आयामों से संपृक्त हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों से अत्यधिक लाभ उपार्जन करके स्वयं के एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है,
सामान्यतः मानव शक्ति नियोजन से आशय ऐसी व्यवस्था बनाने से है कि मानव शक्ति का अगर हम नियोजन करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं कि ऐसी व्यवस्था से कि देश की संपूर्ण जनसंख्या इस प्रकार के ज्ञान, देश की संपूर्ण जनसंख्या वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, उनको इस प्रकार के ज्ञान के कौशल यानी स्किल और प्रौद्योगिकी, तकनीकी और अभिनव आयामों यानी नए नए जो आयाम है से संपृक्त हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों से अत्यधिक लाभ उपार्जन करके स्वयं के एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो इस प्रकार वो कौशल से युक्त होगा तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपने कार्यों से अत्यधिक लाभ उपार्जन करेगा, उसे लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वो स्वयं के तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। फिर आगे क्या है देखते हैं हम, मानव शक्ति नियोजन का उद्देश्य क्या है। यानी मानव शक्ति नियोजन का उद्देश्य है मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाना, उसे नई तकनीक की जानकारी देना, अन्य देशों में कृषि तथा उत्पादन के क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराना। अतः मानव शक्ति नियोजन का शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति का साधन बन सकती है। क्या कहा जा रहा है, इसके क्या उद्देश्य है मानव शक्ति नियोजन के, कि मनुष्य की कार्य क्षमता को हम बढ़ाएंगे, उसे तकनीक की जानकारी देंगे, जिससे अन्य देशों में कृषि और उत्पादन के क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराएंगे हम उसे कि क्या परिवर्तन, उस हिसाब से हमें अपनी खेती में अगर देश की या राष्ट्र दुनिया की क्या उत्पादन है, उनके क्षेत्र में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर हम निर्यात कर रहे हैं तो इस प्रकार हमें पता रहेगा तो हम उसके अनुसार अपनी खेती करेंगे। फिर अतः मानव शक्ति नियोजन कर शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति का साधन बन सकती है। मानव शक्ति नियोजन करके शिक्षा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक राष्ट्रीय प्रगति का साधन बन सकती है मानव शक्ति नियोजन। फिर है हरिविशन का मत है कि शिक्षा संस्थाएं कौशल उत्पादन का केंद्र होती हैं। यानी जो शिक्षा संस्था भले हम प्राथमिक शिक्षा में हो, माध्यमिक में हो, उच्च में हो, हायर एजुकेशन में हो, तो जो वहाँ की संस्था है वह कौशल उत्पादन का केंद्र होती है, यानी सेंटर होती है। उसके केंद्र बिंदु पे हम कौशल को सीखते, नई नई स्किल्स को सीखते हैं, चाहे हम बीकॉम से कर रहे हों, साइंस लेके, कला विज्ञान वर्ग के हों, वाणिज्य वर्ग के हों या कला संकाय के हों, तो उस प्रकार से हमें उसकी अलग अलग शिक्षा दी जाती है। फिर है इन केंद्रों की मदद करना कौशल उत्पादन को तीव्रतम बनाना है। इन केंद्रों यानी जो संस्थान है जहाँ पे मानव शक्ति के कुशल उत्पादन का केंद्र है, शिक्षा संस्थाएं, तो इन केंद्रों की मदद करना कौशल उत्पादन को तीव्रतम बनाना है, यानी बहुत तेज़ी से हमारा कौशल उत्पादन होगा। उसके बाद बेरोजगारी जैसी जनशक्ति समस्याएं कौशलों में कमी का परिणाम है। क्या कहा जा रहा है, बेरोजगारी जैसी जनशक्ति समस्याएं कौशलों में कमी का परिणाम है। यानी बेरोजगार जैसी जो समस्या है वो क्या है, उनके पास स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, तभी तो वो बेरोजगार हैं। तो उनको जो डिमांड बाजार मार्केट कर रहा है या कोई भी कंपनी कर रही है, उनको कौशल से युक्त होना चाहिए। आज का युग वैसे भी टेक्नोलॉजी का युग है, ICT का युग है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का समय है, तो इस हिसाब से हमें ऐसा समझना चाहिए। फिर जनशक्ति नियोजन का मूल मंतव्य ऐसी ही समस्याओं का समाधान करने, इसका मूल मंतव्य क्या है कि ऐसी जो समस्या जो लोग अशिक्षित है उनका समाधान करने, उनका एडमिशन करवाने, उनको योजना के द्वारा उनको लाभ पहुँचाएँ जिससे वो पढ़ सकें। शिक्षा को हमें सबके लिए सर्वसुलभ बनाना चाहिए, उसमें जो शिक्षा का व्यापारीकरण उसे रोका जाना चाहिए, तभी तो हम एक कुशल मानव संसाधन के रूप में उत्पादन कर सकेंगे, पूंजी निवेश करेंगे। फिर है समाधान करने तथा देश में विद्यमान आवश्यकताओं, संसाधनों, विकल्पों के आधार पर शिक्षा को रोजगार और नौकरियों से जोड़ना है। यानी यहाँ क्या कर रहा है, जो देश में विद्यमान आवश्यकताएँ, जो हमारे देश की आवश्यकता है, संसाधनों जो संसाधन है उनके हिसाब से और विकल्पों के आधार पे, क्या क्या विकल्प हैं, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना है। रोजगार परक नौकरियां जहाँ पे वो हमें कौशल मांग रही हैं उनसे जोड़ना है। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जबकि उसके नागरिक बेरोजगार ना हो। क्या कहा जा रहा है, कोई भी राष्ट्र हो तभी विकास करता है जबकि उसके नागरिक बेरोजगार ना हो। तभी तो विकसित देश जो होते हैं, जैसे जापान हो गया, कनाडा हो गया आदि जो विकसित देश हैं, वहाँ पे क्या है, कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, साक्षर, अगर किसान भी हैं तो वो वेल ट्रेन है, उनको कौशल आता है। तो इस प्रकार तभी वो देश विकसित देश बनता है या राष्ट्र बनता है। फिर
प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन में लगा हो तब वो विकसित राष्ट्र बनता है। साम्यवादी देशों में मानव शक्ति नियोजन के प्रभाव से बेरोजगारी का नामो निशान नहीं है। जो साम्यवादी देश हैं वहाँ पे क्या है, मानव शक्ति के नियोजन के प्रभाव से बेरोजगारी का नामो निशान, यानी वहाँ बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने ये जाना कि शिक्षा के नियोजन में हमारे सिलेबस में जो 3 दिए हैं, मानव शक्ति नियोजन, सूक्ष्म नियोजन एवं संस्थागत नियोजन। तो आज हमने मानव शक्ति नियोजन के बारे में जाना, इसके महत्व को, इसकी ज़रूरत को, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या अर्थ है उसको जाना। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नियोजन के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपके कमेंट और सब्सक्राइब से मुझे प्रेरणा मिलेगी तो मैं ऐसे ही वीडियो लगातार बनाती रहूँगी। सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।